नमस्कार दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन की यूजीसी नेट की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम इन फिजिकल एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसे हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स, ओवरीज एंड टेस्टिकल्स। इसी के साथ साथ कुछ हमारे सेल्स होते हैं, जैसे पेंक्रियास के सेल, हार्ट की और किडनीज के सेल, वो भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। स्टोमक, इंटेस्टाइन और स्किन के सेल भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन सभी ग्लैंड्स, इन सभी सेल्स की लोकेशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में जाके क्या फंक्शन करते हैं। तो चलिए आज का हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल, रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस। अब यहाँ पे तो बोल रहा है कि ये हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है। बट आप सभी ने आज तक जो पढ़ा हुआ है, जो जाना हुआ है कि हमारी बॉडी को कंट्रोल, रेगुलेट और कोऑर्डिनेट कौन करवाता है? नर्वस सिस्टम। लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंट्रोल, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं है। ये हमारे दोनों के दोनों सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, मिलके कंट्रोल, रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी के फंक्शंस को, ताकि हमारी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहे। कैसे करते हैं? ये दोनों सिस्टम जो हैं वो हमारी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करती हैं। इन दोनों सिस्टम्स का बॉडी के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका अलग-अलग है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, आपको पता है कि नर्वस सिस्टम का एक अपना नेटवर्क होता है। पूरी बॉडी में हमारे न्यूरॉन्स जो हैं फैले हुए होते हैं, हमारे हाथों में न्यूरॉन्स, पाँव में, हमारी बॉडी के हर हिस्से में हमारे नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं। नर्वस सिस्टम क्या करता है? उन न्यूरॉन्स के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। वो सिग्नल जाके आगे कम्युनिकेट करता है और कंट्रोल करता है चीज़ों को। और हमारा नर्वस सिस्टम जो है कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करता है, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। जैसे मस्कुलर सिस्टम में हमने आपको बताया था एसिटोकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल्स का, न्यूरोट्रांसमीटर का हेल्प लेता है हमारी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम बना होता है ग्लैंड से, जिसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नाम भी दिख रहे होंगे, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। ये सभी ग्लैंड्स मिलकर बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी कंट्रोल, रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी फंक्शंस को। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम के पास कोई नेटवर्क नहीं है, कोई इसकी न्यूरॉन्स नहीं है, कोई इसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता है। एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है केमिकल्स की वजह से, और उन केमिकल्स को हम बोलते हैं हार्मोन्स। अब हार्मोन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं अगर इसका नेटवर्क नहीं है? तो वो जाते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी ग्लैंड्स, जितने भी सेल्स हैं, वो हार्मोन्स को ब्लड में डाल देते हैं। ब्लड उस हार्मोन्स को लेके चला जाता है बॉडी के अलग-अलग हिस्सों में, जहाँ पे जाके वो हार्मोन्स अपना-अपना काम करते हैं। और उस तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल, रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि हमारा ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस बना रहे। तो इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करता है और कंट्रोल करके रखता है। हमारा मेन आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम एंडोक्राइन सिस्टम पे फोकस करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम किसकी हेल्प से कंट्रोल करता है? केमिकल की हेल्प से, जिसको हम हार्मोन बोलते हैं। अब हार्मोन्स होते क्या हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल्स, जो हमने आपको ऊपर बताया अभी। लेकिन ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये केमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मैसेज लेके जाती हैं। ये केमिकल्स आते कहाँ हैं? इन केमिकल्स को सिक्रीट किया जाता है। कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सिक्रीट कहाँ पे करता है? सिक्रीट करके कहाँ पे डालता है? उनको ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सेल है, जो हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है और ब्लड में डाल रहा है। ब्लड उस हार्मोन को लेके बॉडी के अलग-अलग सेल्स के पास लेके जा रहा है। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये इन
हार्मोन्स को सिक्रीट क्यों कर रहा है, कौन इसको बोल रहा है, कौन इसको ऑर्डर दे रहा है, कौन इसको स्टिमुलेट कर रहा है। हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को 3 तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला है न्यूरल स्टिमुलेशन। न्यूरल का मतलब है ब्रेन। हमारा ब्रेन इस एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलेगा कि ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करो। वो हार्मोन रिलीज होगा, ब्लड में जाएगा और बॉडी सेल्स के पास पहुंच जाएगा। तो एक तो ये स्टिमुलेशन हो गया। दूसरा स्टिमुलेशन है ह्यूमोरल स्टिमुलेशन। ह्यूमोरल स्टिमुलेशन डिपेंड करता है ब्लड के कंटेंट के ऊपर। हमें पता है ब्लड का कंटेंट क्या होता है। ब्लड में सोडियम, कैल्शियम, सोडियम ऐसे काफ़ी सारे आयंस होते हैं। साथ में ही ब्लड में ग्लूकोज होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इन सब का अपना एक पर्टिकुलर लेवल होता है ब्लड में। ना उससे वो ज़्यादा होने चाहिए, ना कम होने चाहिए। अगर हमारा ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है पैंक्रियाज, वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करता है और ग्लूकोज लेवल वापस आ जाता है। अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो पैंक्रियास जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे ग्लूकागोन बोलते हैं, जिससे कम हुआ ग्लूकोज लेवल वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ब्लड का कंटेंट जो है वो ट्रिगर कर रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड को, स्टिमुलेट कर रहा है ताकि वो हार्मोन रिलीज करे। ऐसा ट्रिगर, ऐसी स्टिमुलेशन को बोलते हैं ह्यूमोरल स्टिमुलेशन। तीसरी है हार्मोनल स्टिमुलेशन। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में जो आगे जाके दूसरे ग्लैंड को ट्रिगर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करेगा। ये हार्मोन्स आएंगे इस दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के पास, इसको बोलेंगे आप अपने हार्मोन्स रिलीज करो ब्लड में, तो ये अपने हार्मोन्स रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको ट्रिगर या स्टिमुलेट कौन कर रहा है? पहले वाले एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स। इसलिए इस ट्रिगर, इस स्टिमुलेशन को बोलते हैं हार्मोनल स्टिमुलेशन। और जो हार्मोन्स आगे जाके दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, उन हार्मोन्स को बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। और दूसरे जो नहीं करते हैं उनको नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। तो जो नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे ये वाला हार्मोन रिलीज होगा ब्लड में, ये आगे जाके बॉडी के सेल्स के पास जाता है। तो नॉन ट्रॉपिक हार्मोन सेल की फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं, ना कि हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो हार्मोन रिलीज कर रहा है ब्लड में। ब्लड उस हार्मोन को लेके जा रहा है हमारे अलग अलग बॉडी सेल्स के पास, क्योंकि ब्लड हर बॉडी के हर हिस्से में ब्लड जाता है, तो सभी सेल्स के पास वो हार्मोन पहुंच जाएगा। तो क्या सभी सेल्स को वो अफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। हार्मोन्स सिर्फ उसी सेल को अफेक्ट करते हैं जो टारगेट सेल होती हैं। अब टारगेट सेल क्या होता है? टारगेट सेल ऐसा होता है जहाँ पे उस हार्मोन का रिसेप्टर हो। वो हार्मोन अगर रिसीव होता है उस सेल में तो ही वो काम करता है, अगर रिसेप्टर नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा, मतलब वो टारगेट सेल नहीं है। तो जैसे ही वो रिसीव होता है, जैसे ही हमारा हार्मोन जो है टारगेट सेल के पास पहुंचता है, वो टारगेट सेल के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को, दोनों को, फंक्शन को भी और स्ट्रक्चर को भी वो चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, जिससे वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को। तो इस तरह से हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक नेटवर्क है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, जो हार्मोन्स को सिक्रिएट करते हैं। ये हार्मोन्स जो है हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं जहाँ जो टारगेट सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, ताकि वो कंट्रोल कर सकें हमारी बॉडी की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस को। तो यहाँ तक अभी हमें समझ आ गया है कि हमारा जो एंडोक्रिन सिस्टम है वो किस तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, किस तरह से वो हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, और हार्मोन्स कैसे ब्लड में ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे ब्लड में ट्रैवल करके आगे वो टारगेट सेल के पास जा रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को चेंज कर रहे हैं। अब हमारे हमने पहले भी देखा कि हमारे एंडोक्रिन सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनल ग्लैंड है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, पेंक्रियास, एड्रिनल, ओवरीज, टेस्टिकल्स, बहुत सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो क्या ये सभी ग्लैंड्स सिर्फ एक जैसे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सभी ग्लैंड्स अपने अपने अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और इन सभी ग्लैंड्स के जो अपने अपने अलग अलग हार्मोन्स हैं वो बॉडी में जाते हैं, ब्लड के थ्रू जाते हैं, और अपना अपना अलग अलग फंक्शन, अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर, अपना अपना अलग अलग अफेक्ट पैदा करते हैं वो बॉडी के अंदर जाके। तो अभी हम समझेंगे कि ये सभी जो ग्लैंड्स हैं ये कौन-कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और उनका बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है, और ये हार्मोन्स रिलीज़ होते क्यों हैं, वो भी थोड़ा-सा समझ लेंगे।
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेड रीजन से। हेड रीजन में जहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनल। अगर हेड रीजन को आप बड़ा करके देखोगे तो ऐसे दिखता है। हमारा ब्रेन जो है उसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला बड़ा पार्ट होता है जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेन का बैक साइड पे छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं, उसे सेरिबेलम बोलते हैं। तीसरा पार्ट होता है ब्रेन का जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसे ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और चौथा पार्ट होता है ब्रेन का जो ब्रेन के सेंटर में होता है, जो रिले स्टेशन होता है, सभी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। उसको बोलते हैं डाइएन्सेफेलॉन। इस डाइएन्सेफेलॉन के 2-3 हिस्से होते हैं। ये हमारा सेंटर में डाइएन्सेफेलॉन है। इसके 2-3 हिस्से हैं। सबसे सेंटर वाला एक बड़ा हिस्सा होता है इसका जिसको कलर में नहीं किया हुआ है, इसको थैलेमस बोलते हैं। उसके बाद थैलेमस के बिल्कुल नीचे लगा होता है एक ग्लैंड जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के साथ में नीचे जुड़ा होता है एक और ग्लैंड जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और साथ में ही बैक साइड पे हमारा जो डायन्सफेलॉन है उसके बैक साइड पे एक ग्लैंड होता है जिसे पीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनल ग्लैंड तीनों हमारे इस सेंटर वाले ब्रेन के हिस्से में होते हैं, डायन्सफेलॉन में होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या काम करती हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को देखेंगे क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। इन दोनों को अगर बड़ा करके देखोगे तो आपको ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा ये है हमारा हाइपोथैलेमस। इसके ऊपर होगा थैलेमस, वो हमने यहाँ पे नहीं शो किया है। यहाँ पे सिर्फ हमें दिख रहा है कि ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। इस हाइपोथैलेमस के नीचे आपको दिख रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ है, दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। हाइपोथैलेमस अपने अलग हार्मोन्स रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने अलग हार्मोन्स रिलीज करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिख रहा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है बैक साइड वाला, एक सामने वाला हिस्सा। सामने वाले को हिस्से को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, बैक साइड वाले हिस्से को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनको लोब्स भी बोलते हैं। तो ये होगी एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और बैक साइड वाली होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। इन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है, इसलिए ये एंडोक्राइन फंक्शन करता है, एंडोक्राइन टिश्यू है। जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये एंडोक्राइन फंक्शन नहीं करता है, ये कोई हार्मोन अपना हार्मोन नहीं बनाता है। तो इसलिए ये आप याद रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी ही अपने हार्मोन्स बनाता है। अब इन दोनों का लिंक कैसे है आपस में, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हाइपोथैलेमस जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस टोटल 8 हार्मोन्स रिलीज करता है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इनके, और ये 8 हैं, हम कैसे याद करेंगे? मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के बाकी वाले जो ग्लैंड्स हैं उनके साथ रिलेटेड हैं। तो जैसे-जैसे हम उन ग्लैंड्स को पढ़ते जाएँगे, ये हार्मोन्स आपको क्लियर होते जाएँगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये टिप्स पे याद हो जाएँगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो 8 हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है। 8 हार्मोन्स का हमने 4 ग्रुप बनाए हैं। पहला वाला एक ग्रुप है जिसमें 4 हार्मोन हैं, दूसरा वाला एक ग्रुप है जिसमें 2 हार्मोन हैं और तीसरा वाला एक ग्रुप है जिसमें 2 हार्मोन्स हैं। पहले वाले ग्रुप में देखिए हार्मोन्स के नाम देखिए, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। चारों हार्मोन्स में एक वर्ड कॉमन आ रहा है, वो है रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन का मतलब होता है ऐसा हार्मोन जो आगे जाके दूसरे ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज करवाता है, ट्रॉपिक हार्मोन जो मैंने आपको समझाया था। तो ये चारों ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। ये क्या करते हैं, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं, वहाँ से जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं आप अपने हार्मोन्स रिलीज करो। एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देते हैं। ये क्या ऑर्डर देते हैं? सबसे पहला देखो, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, उसको ऑर्डर देता है थायरोट्रोपिन रिलीज करो। वैसे ही ये दूसरा वाला जो है ये जाता है और बोलता है कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज करो, पिट्यूटरी को बोलता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाता है और बोलता है गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करो। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जाता है तो बोलता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देते हैं ये चारों जाके। इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है,
TRH थायरोट्रोपिन रिलीज, RH का मतलब है रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ पे भी RH है, 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 ये रिलीजिंग हार्मोन हो गया। T का मतलब थायरोट्रोपिन, C का मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन, GN का मतलब गोनेडोट्रोपिन, GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन। चार हो गए, चार समझ आ गए। अब ये दो जो है ये है इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे ये रिलीजिंग थे, ये दोनों इनहिबिटिंग हैं। मतलब ये भी हाइपोथैलेमस पे बनते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप अपने हार्मोन्स जो रिलीज कर रहे हो उनको रोक दो। इसको ऑर्डर देते हैं, पिट्यूटरी को ट्रिगर करते हैं कि वो अपने हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है उसको बंद कर दे, इनहिबिट कर दे। कौन कौन से हार्मोन्स को रोक दो? पहले वाला जो है वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, मतलब ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर दो, ये बोलते हैं। दूसरे वाला जो बोलता है कि प्रोलैक्टिन जो आप रिलीज कर रहे हो उसको बंद कर दो। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है कि अभी हम आगे समझेंगे। तो रिलीजिंग भी समझ आ गए आपको, इनहिबिटिंग भी समझ आ गए, वैसे ही इनका शॉर्ट फॉर्म बनी है। GH हो गया ग्रोथ हार्मोन, IH हो गया इनहिबिटिंग हार्मोन, P हो गया प्रोलैक्टिन, IH हो गया इनहिबिटिंग। लास्ट वाले जो दो हार्मोन्स हैं ये भी हाइपोथैलेमस पे बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास नहीं जाते हैं, ये जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। हमने आपको बताया था ना पिट्यूटरी की दो लोब्स हैं, तो ये पोस्टीरियर वाले के पास जाते हैं। क्या कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और ADH। ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायजुरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये दो हार्मोन्स हैं, दोनों यहाँ पे बनते हैं हाइपोथैलेमस में और एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं। वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं, वहाँ पे जाके रुक जाते हैं, और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो वहाँ से निकल के बॉडी के पास चले जाते हैं और अपना काम करते हैं। क्या काम करते हैं अभी आगे समझेंगे। यहाँ पे हम यही समझ रहे हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है। समझ आ गई? अब ये हार्मोन्स मैक्सिमम कहाँ जा रहे हैं? मैक्सिमम जो जा रहे हैं हमारे सभी के सभी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जा रहे हैं, तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड का लिंक भी समझना पड़ेगा और साथ में हमें ये भी पता चल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करता है। सबसे पहले हमने आपको बताया TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल के पिट्यूटरी के पास जाता है, पिट्यूटरी को बोलता है कि आप थायरोट्रोपिन रिलीज करो। थायरोट्रोपिन, THYROTROPIN, मैं आपको ऊपर ही बताता हूँ, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। थायरोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, इनका मतलब क्या है? थायरो हो गया थायराइड, ट्रोपिन हो गया, ट्रोपिन क्या होता है? ऐसा हार्मोन जो ट्रिगर करे किसी एंडोक्राइन ग्लैंड को। थायरोट्रोपिन क्या करते हैं? थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर करते हैं। कॉर्टिकोट्रोपिन क्या करते हैं? हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड को ट्रिगर करते हैं। गोनेडोट्रोपिन क्या होते हैं? जो गोनैड्स को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ट्रोपिन लिखा हुआ है। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो जाता है पिट्यूटरी के पास, उसको बोलता है थायरोट्रोपिन रिलीज कर दो। और थायरोट्रोपिन्स क्या होते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? इनके इनके ट्रिगर से, इनके स्टिमुलेशन से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कर देता है। साथ में ही प्रोलैक्टिन को भी रिलीज करता है, किसके स्टिमुलेशन से? TRH के स्टिमुलेशन से। CRH की स्टिमुलेशन से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? कॉर्टिकोट्रोपिन्स को रिलीज करता है। कॉर्टिकोट्रोपिन कौन सा हार्मोन होता है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो हो गया एड्रीनल ग्लैंड, कॉर्टिको हो गया एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स। जब हम एड्रीनल ग्लैंड समझेंगे वहां पे समझ आ जाएगा आपको एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स क्या होता है। ट्रोपिक हो गया जो इसको ही ट्रिगर करेगा, एड्रीनल ग्लैंड को ट्रिगर करेगा। तो CRH की वजह से ACTH निकलता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, ACTH जाता है एड्रीनल ग्लैंड के पास। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उनकी वजह से गोनेडोट्रोपिन से रिलीज हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। गोनेडोट्रोपिन कौन कौन से हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। रिलीज मतलब सिक्रीट करता है, ठीक है, अपना बनाता है इनको। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन को बनाना बंद कर देता है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रोलैक्टिन को बनाना बंद कर देता है। ऑक्सीटोसिन और ADH मैंने आपको बताया ये सिंपली जाके वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब में। ये आगे जाके कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, सिर्फ स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। रिलीज का मतलब यहाँ पे सिक्रीट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमने दो चीज़ें समझ ली हैं, हाइपोथैलेमस समझ लिया, उसके बाद उसका लिंक जो है पिट्यूटरी के साथ समझ लिया।
अब हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहला जो हमारा एक्सिस था, हमने क्या देखा कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे थायराइड के पास जाता है, तो इससे एक एक्सिस बनती है जिसे हम देखते हैं यहाँ पे। ये है हाइपोथैलेमस। ये क्या कर रहा है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा है, वो जा रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि आप अपने हार्मोन्स को रिलीज करो। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देता है, जैसे T3 को, T4 को और कैल्सीटोनिन को। तो ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है वो देख लेते हैं। हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक रीजन में होता है। हमारी नेक में आपको पता है एक विंड पाइप होती है जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाया था। ट्रैकिया के ऊपर एक ग्लैंड लिपटा हुआ होता है, एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। पर्टिकुलर कहाँ पे होता है ये, हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसके बिल्कुल नेक्स्ट, उसके नीचे ट्रैकिया के ऊपर लिपटा हुआ होता है। और इस ग्लैंड का काम है कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करना, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। ये T3, T4 और कैल्सीटोनिन क्या काम करते हैं। T3 का होता है ट्राई आइडोथायरोनाइन, T4 का होता है थायरोक्सिन, या फिर टेट्रा आइडो, चार चार आयोडीन। ये T3 में 3 आयोडीन। ये दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ आयोडीन एक में कम होता है, एक में ज़्यादा होता है। और ज़्यादा जो है वो T3 ही रिलीज होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, T4 कम होता है 80-20%। क्योंकि T3 ज़्यादा एक्टिव होता है, जब हमारे सेल्स के पास ये जाते हैं, हमारा थायराइड ग्लैंड को ब्लड में सिक्रीट करता है, ब्लड में पहुंच के ये हमारी बॉडी के सेल के पास पहुंचते हैं, टारगेट सेल के पास जब पहुंचते हैं तो T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर T3 आगे अपना काम करता है। क्या काम होता है इन हार्मोन्स का, इन हार्मोन का काम होता है मेटाबॉलिक रेगुलेशन करना, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को रेगुलेट करना बॉडी में, जिससे हमारा BMR इंक्रीज होता है। BMR कैसे इंक्रीज होता है, ये हमारी एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, एनर्जी कंजप्शंस बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ाते हैं, हमारा हार्ट रेट बढ़ा देंगे, हमारा कार्डिक आउटपुट बढ़ा देंगे, हमारे जो फैट्स हैं उनको तोड़ना शुरू कर देंगे, वहाँ से ग्लूकोज निकलेगा। ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होगी, जब ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होगी तो BMR बढ़ जाता है। और ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन से, या ज़्यादा एनर्जी कंडक्शन से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे ये थर्मो रेगुलेशन भी करते हैं सर्दियों में। ये हार्मोन्स अगर नॉर्मल सिक्रेशंस इनकी हो रही है तो ये हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट रखते हैं। अगर इन हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाए तो क्या होगा, ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ेगी, ज़्यादा कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, ज़्यादा फैट्स टूटेंगे, ज़्यादा प्रोटीन्स टूटेंगे, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, तो हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। वहीं अगर ये हार्मोन्स कम हो जाएं तो ये सारी चीज़ें कम हो जाती है, जिससे हमारी एनर्जी बच जाती है और हमारा वेट वेट गेन शुरू हो जाता है, साथ में हमारी बॉडी ठंडी रहती है, क्योंकि एनर्जी बन ही नहीं रही है तो हीट कहाँ से बनेगी। तो इस तरह से हमारे T3 और T4 जो है थायराइड हार्मोन वो काम करते हैं। और एक और हार्मोन है वो है कैल्सीटोनिन, जो हमारा थायराइड रिलीज सिक्रीट करता है। कैल्सीटोनिन होता है सीधा कैल्शियम के रिलेटेड। ये क्या करता है, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको कम करता है। अगर हमारा ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो हमारा थायराइड हार्मोन कैल्सीटोनिन को रिलीज करता है, जो कैल्शियम लेवल को कम कर देता है। कैसे कम करता है, ये हमारी बोन्स को बोलता है कि आप कैल्शियम को रिलीज नहीं करो, बोन ब्रेकडाउन थोड़ा कम कर देता है। साथ में किडनी को बोलता है कि आप कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकाल दो, जिससे ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो T3 T4 और कैल्सीटोनिन हमारी बॉडी में फंक्शंस करते हैं। ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं थायराइड से। थायराइड से क्यों आते हैं, क्योंकि थायराइड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है, ट्रिगर करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्यों निकलता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है थायराइडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये एक एक्सिस बनती है और यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं। जब ज़्यादा हार्मोन्स हो जाती हैं ब्लड में तो ब्लड एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है, ब्लड जाता है इन हार्मोन्स को लेके हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस देखता है कि ब्लड में बहुत सारे T3 हो गए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड देखता है बहुत सारे T3 हो गए हैं ब्लड में, तो हाइपोथैलेमस TRH को रोक देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रोक देता है, जिससे इनका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। इस तरह से एक एक्सिस चलती रहती है और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी चलता रहता है। तो ये होगी आपकी हाइपोथैलेमस
पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, HPT एक्सिस। ये पहली एक्सिस होगी। साथ में ही हमारा एक चीज़ है यहाँ पे देखिए पहले दूसरी एक्सिस जो है वो है कौन सी, कॉर्टिकॉइड की एक्सिस है, वो हम बाद में समझेंगे। उससे पहले एक छोटा सा छोटे ग्लैंड हैं जो हमारे, ये हमारा क्या है, ये है थायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड को अगर बैक साइड पे देखोगे तो आपको देखेगा कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर छोटे छोटे पी शेप के छोटे छोटे ग्लैंड्स लगे होते हैं। थायराइड ग्लैंड की जो विंग्स होती हैं या लोब्स होती हैं, एक लोब पे दो ग्लैंड, दूसरी लोब पे भी दो ग्लैंड, टोटल चार। कई बार एक पे तीन, दूसरी पे भी तीन, टोटल छः हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, एक पे एक होता है, एक दूसरी पे भी एक, तो दो भी हो सकते हैं। इनका नंबर वेरी करता रहता है। इनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स ये भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे पैराथ्रोमोन बोलते हैं, और जनरली पैराथायराइड हार्मोन भी बोल देते हैं। पैराथायराइड हार्मोन, पैराथ्रोमोन, ठीक है। इस पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम होता है, जस्ट कैल्सिटोनिन के अपोजिट। जैसे कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को कम करता है, तो पैराथ्रोमोन जो है वो कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, वही सेम चीज़। हमारा बोन्स को ब्रेक डाउन करता है, वहाँ से कैल्शियम लेके ब्लड में डाल देता है, और किडनी को बोलता है आप कैल्शियम बाहर कम निकालो जाए, ताकि ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाए। तो इस तरह से हमारा पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड दोनों काम करते हैं। तो ये TRH की स्टिमुलेशन से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकले। हार्मोन ने थायराइड को बोला कि आप T3 T4 को रिलीज करो। साथ में ही हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन को भी सिक्रीट करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये प्रोलैक्टिन अब क्या काम करता है वो देख लेते हैं। ये है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी को इसने बोला कि प्रोलैक्टिन को रिलीज करो। प्रोलैक्टिन रिलीज होके सिक्रीट होके जाता है हमारे मेमोरी ग्लैंड्स के पास। फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके पास जाता है, और उनकी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है फिर मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो जाके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। इसी के साथ जुड़ता हुआ दूसरा हार्मोन है, वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, उसको बोलता है प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं करो, तो प्रोलैक्टिन रुक जाता है, मिल्क प्रोडक्शन भी प्रिवेंट हो जाती है। तो क्या होता है हमारा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PIH, ये हाइपोथैलेमस में बनता है। हाइपोथैलेमस से बन के जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन को बंद कर देता है। इसी के साथ ही मिलता जुलता एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये जी क्या काम करता है, जैसे ही जो बच्चा जो है वो सकलिंग स्टार्ट करता है मेमोरी ग्लैंड्स में, तो उसका उस सकलिंग वो जो सकलिंग स्टिमुलस है वो जाता है फीमेल की हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में जाके वो बताता है कि इस बच्चा जो है सकलिंग कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है, जो हमने आपको बताया था, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके क्या करता है, वहाँ से वो रिलीज होता है, आगे निकलता है बाहर और जाता है मेमोरी ग्लैंड के पास, और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन को बढ़ावा देता है। मिल्क इजेक्शन, प्रोडक्शन नहीं, इजेक्शन, सिर्फ दूध को बाहर निकालना। कैसे करता है ये, जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड में स्मूथ मसल्स होते हैं, वैसे ही हमारा यूट्रीन कंट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन। यूट्रीन में भी स्मूथ मसल्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे तीनों हार्मोन्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं। पहले वाला जो है वो TRH की वजह से प्रोलैक्टिन निकल रहा है, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड के पास जा रहा है और मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। दूसरा वाला जो है ऑक्सीटोसिन जो है वो निकल रहा है, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल के आ रहा है मेमोरी ग्लैंड के पास और मिल्क इजेक्शन को बढ़ा रहा है। और तीसरा वाला जो डोपामीन है, डोपामीन किसको बोलते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो डोपामीन होता है। डोपामीन निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और वहाँ से प्रोलैक्टिन को के सिक्रेशन को रोक देता है। तो इस तरह से ये तीनों हार्मोन भी काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे देख लिया TRH, TSH और प्रोलैक्टिन को, और साथ में हमने ऑक्सीटोसिन का भी देख लिया और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का भी देख लिया।
अब दूसरी एक्सिस जो है वो देखते हैं, वो है हमारी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एसीटीएच को रिलीज करता है, वो देख लेते हैं। वो कौन सी एक्सिस है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाता है और बोलता है कॉर्टिकोट्रोपिन्स को रिलीज करो। पिट्यूटरी ग्लैंड कॉर्टिकोट्रोपिन्स को रिलीज कर देता है। कौन सा है कॉर्टिकोट्रोपिन्स, एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जाता है एड्रीनल ग्लैंड के पास, तो उसको बोलता है आप अपने हार्मोन्स को रिलीज करो, एड्रीनल ग्लैंड को। अब ये एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड नाम में आ रहा है एड्रीनल, रीनल का मतलब होता है किडनीज। ये किडनीज है, ठीक है, ये किडनी और ये दूसरी किडनी। इन किडनीज के ऊपर, एड का मतलब है ऊपर, इन किडनीज के ऊपर छोटे छोटे दो ग्लैंड्स होते हैं, दोनों किडनी के ऊपर एक एक। तो दो ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स दो होते हैं, किडनीज के ऊपर होते हैं, ठीक है, लगे हुए। इनको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। अगर इन एड्रिनल ग्लैंड्स का आप स्ट्रक्चर देखोगे, थोड़ा सा काट के इनको देखोगे तो आपको दिखेगा, एक जैसे पपीते का स्ट्रक्चर होता है ना, पपीता जो है उसके ऊपर एक येलो कलर का छिलका होता है जो हम उतार के फेंक देते हैं। छिलके के नीचे जो होता है पल्प होती है जिसे हम खाते हैं, और बिल्कुल पल्प के सेंटर में, हमारे पपीते के सेंटर में खाली जगह होती है जहाँ पे बीज पाए जाते हैं। तीन लेयर्स होगी ना, एक छिलका हो गया, एक पल्प होगी, और एक सेंटर में खाली जगह होगी। वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड का सबसे ऊपर एक छिलका होता है जिसे कैप्सूल बोलते हैं। दूसरा जो दूसरी लेयर है, जो पल्प वाली जो लेयर थी, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और सेंटर में जो खाली जगह नहीं होती है, सेंटर में भी एक लेयर होती है, ये सेल्स होते हैं जिन्हें मेड्यूला बोलते हैं। तो इस तरह से तीन लेयर्स होती हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड की। कैप्सूल हमारे किसी काम की नहीं है। मेन है हमारे दो, जो जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स होगी ये बाहर वाली लेयर, मतलब दूसरे नंबर वाली लेयर, और मेडुला मेडुला होगी बिल्कुल सेंटर वाली लेयर। अगर इन लेयर्स को आप और थोड़ा डिटेल में देखोगे तो आपको ये इस तरह से दिखेंगी। हम इस पोर्शन को अगर बड़ा करके देखें तो हमें ऐसे दिखता है। सबसे पहले ऊपर कैप्सूल आ गया, कोई काम का नहीं है, हमने इसको फोकस नहीं करना है। दूसरी वाली आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक कोटेक्स, दूसरी लेयर। और तीसरी ये छोटी सी अंदर लेयर है एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है वो फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर सेल जो है अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। कुछ जगहों पे सेल जो है वो सर्कुलर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल सर्कुलर बनाया, फिर और 7 8 सेलों ने एक और सर्कल बनाया, फिर एक और सर्कल बनाया, तो यहाँ पे सेल की अरेंजमेंट सर्कुलर है, सर्कुलर अरेंजमेंट है सेल्स की। दूसरी वाली देखो, यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 है, सीधे सीधे लीनियरली अरेंजमेंट अरेंज्ड है सेल्स। तीसरा वाला जो है एक मैश की तरह अरेंज्ड है, एक नेटवर्क सा बना हुआ है। तो तीन अलग अलग अरेंजमेंट होती हैं सेल्स की कॉर्टेक्स के अंदर, इसलिए यहाँ पे तीन जोन्स बन जाती हैं। पहली जोन है जोना ग्लोमेरुलुसा, क्योंकि सर्कुलर है इसलिए ग्लोमेरुलुसा बोल रहे हैं। लीनियर अरेंजमेंट है तो फेसिकुलेटा बोलते हैं, फेसिकल्स सीधे सीधे होते हैं ना। और जोना रेटिकुलरिस हो गया नेटवर्क वाला, जैसे हमारा सार्कियोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल्स में, तो वो नेट टाइप होता है ना, जाला टाइप होता है वो। वैसे ही यहाँ पे नेट टाइप, जाला टाइप एक नेटवर्क बन रहा है सेल्स का, इसलिए जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। तो तीन जोन्स होती हैं हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। तीनों जोन्स अपने अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। और चौथा जो सबसे अंदर वाली एड्रिनल मेडुला है, वो अपने हार्मोन्स रिलीज करता है। अब ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो जोना ग्लोमेरुलुसा है वो क्या करती है, वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करती है। कौन सा, एड्रिन एल्डोस्टेरोन को। जोना फेसिकुलेटा जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज करती है। जोना रेटिकुलरिस जो है वो डीएचईएचए को रिलीज करती है। ये क्या होते हैं, सबसे पहले जो एल्डोस्टेरोन है वो मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड का मतलब होता है मिनरल, ये ऐसा हार्मोन जो मिनरल बैलेंस को बनाता है। कॉर्टी का मतलब है कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ऑइड का मतलब है स्टीरॉइड, ये स्टीरॉइड हार्मोन होता है। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो मिनरल के बैलेंस को बनाते हैं। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हमारे किडनी के पास जाता है। जैसे ही हमारा ये जोना ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, ये ब्लड में जाता है, फिर जाके आगे हमारे किडनी के पास आता है। किडनी को बोलता है कि आप सोडियम आयंस जो हैं उनको बॉडी से बाहर नहीं निकालो, उनको रोक के रखो। जब सोडियम आयंस हमारे ब्लड में रहते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो ज़्यादा वाटर को रोक के रखता है। जब वाटर ज़्यादा रुकता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारा ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो मतलब जैसे ही हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो ये वाले जो सेल्स हैं एल्डोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, जो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। दूसरा है, जैसे ही हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमें होती है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं जोना फेसिकुलेटा से, जैसे कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल क्या करता है,
जैसे हम यहाँ देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब है ग्लूकोज के रिलेटेड। कॉर्टिकॉइड हो गए कॉर्टेक्स के स्टीरॉयड हार्मोन। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करते हैं। कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? हमारा नया ग्लूकोज बनाना शुरू करता है। कहाँ से? लिपिड्स को तोड़ता है। लिपिड्स टूटने से, फैट टूटने से ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन्स टूटने से ग्लूकोज बनती है और हमारा ग्लूकोज लेवल हमें मिल जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज का मेंटेन करके रखता है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो जोना फेसिकुलेटा हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। तीसरा वाला जो है वो जोना रेटिकुलरिस है, वो एंड्रोजन्स को रिलीज करते हैं। ये एंड्रोजन्स का काम है प्राइमरी सेकेंड प्रोमोट सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, जैसे मेल की वॉइस जो है वो भारी होती है। उसके बाद हेयर ग्रोथ होती है, तो इनको स्टिमुलेट करते हैं, मतलब मैस्कुलाइनाइजेशन करते हैं ह्यूमन बॉडी की। ये एंड्रोजन्स हैं। ये भी कहाँ से आते हैं? ये जोनर रेटिकुलरिस से आते हैं। तो ये तीन हार्मोन्स हो गए जो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। कौन कौन से? एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और ये एंड्रोजन्स, DHEHA। तीनों हार्मोन्स क्यों निकलते हैं? क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेशन मिलती है। कहाँ से? कहाँ से स्टिमुलेशन मिलती है? ACTH से। जो हमने आपको बताया था कि ये एक एक्सिस है। कौन सी? हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो CRH रिलीज करता है, पिट्यूटरी के पास जाता है, पिट्यूटरी ACTH रिलीज करता है, ACTH एड्रेनल के पास जाता है, और कॉर्टिसोल और DHEA जो एड्रोजन्स रिलीज होते हैं। ये DHEA और कॉर्टिसोल्स जो है वो जब ब्लड में अपना अपना काम तो करते हैं, साथ में जब इनका ब्लड में मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड इनको सेंस करता है, या हाइपोथैलेमस सेंस करता है कि कॉर्टिसोल्स ज़्यादा हो चुके हैं, तो फिर वो CRH को बंद कर देता है, ACTH को बंद कर देता है, जिससे इनकी प्रोडक्शन, इनकी सिक्रेशन रुक जाती है। तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सिस भी काम करती रहती है, HPA एक्सिस। साथ में हमारा एक रह गया एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो है वो ACTH से ट्रिगर नहीं होता है, लेकिन ये भी एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट है जो स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स क्या होते हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स कौन कौन से? एड्रिनलाइन और नॉरएफ्रिनफ्राइन। जब भी मान लो आपको स्ट्रेस होता है, जब भी आप कोई डेंजर देखते हो, जब भी मान लो आपने कोई सांप देखा, तो आप क्या करोगे? जहाँ तो भागोगे, फाइट करोगे उसके साथ, जब भाग जाओगे। आपने कोई शेर देखा, जहाँ तो उसके साथ लड़ोगे, जब भाग जाओगे। दोनों में से एक चीज़ होगी। लड़ने के लिए और भागने के लिए आप एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव होने के लिए आपके ब्लड में आपके मसल्स में ब्लड सप्लाई होना चाहिए। मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए आपकी हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ना चाहिए, आपका ब्रोंचियो डायलेशन होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करो, जैसे ज़्यादा एनर्जी बने। आपको ग्लूकोज मिलना चाहिए ताकि एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप जहाँ तो फाइट कर सकते हैं या फ्लाइट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें एक्टिवेट कौन करता है बॉडी में? ये वाले हार्मोन्स, इनको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। ठीक है, तो एफिनिफ्राइन और नॉर एफिनिफ्राइन। एफिनिफ्राइन को एड्रेनलिन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन सुना है ना आपने? और नॉर एड्रेनलिन, इनका ही दूसरे नाम है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये क्यों निकलते हैं? क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो कभी भी जब डेंजर को सेंस करता है तो वो एड्रिनल मेडुला को ऑर्डर देता है कि आप स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करो, जिससे हमारी बॉडी में ये चेंजेस आती हैं और हम फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म हमारा एक्टिवेट हो जाता है, हम एक्टिव हो जाते हैं। तो ये थे आपके एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स, जो हमने समझे कि वो कैसे रिलीज होते हैं और क्या काम करते हैं। तो इस तरह से हमने दो एक्सिस समझ ली हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, HPA एक्सिस। तीसरी है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनैड एक्सिस, जो हमने देखा था कि गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हैं वो गोनैडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाते हैं। दो गोनैडोट्रोपिन्स हैं, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये तीसरी एक्सिस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनैड्स। तो होता क्या है? हाइपोथैलेमस जो है एक हार्मोन रिलीज करता है, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये बोलता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आप गोनैडोट्रोपिन्स को रिलीज करो। तो पिट्यूटरी गोनैडोट्रोपिन्स को रिलीज कर देता है। गोनैडोट्रोपिन्स दो होते हैं, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों गोनैडोट्रोपिन्स हैं। ये क्या करते हैं? ये गोनैड्स के पास जाते हैं, गोनैड्स में भी एंडोक्राइन टिश्यू होता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इनको ट्रोपिन बोलते हैं हम। तो गोनैड्स के पास जाके क्या करते हैं? जैसे टेस्टिस एक गोनैड है, टेस्टिस को बोलते हैं कि आप टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करो, और ओवरीज को बोलते हैं कि आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करो। तो ये टेस्टोस्टेरोन, ओजेस्ट्रोन और
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये बॉडी में जाके मेल और फीमेल की बॉडी में जाके अपना अपना काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जो टेस्टोस्टेरोन है उसका काम है प्रमोट करना स्पर्मेटोजेनेसिस का, मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप डेवलप करना और मसल्स एंड बोन्स की ग्रोथ करना, इसलिए मेल थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर होता है। फीमेल्स में ऑस्ट्रोजन ऑस्ट्रोजन जो है वो डेवलपमेंट करता है फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, और साथ साथ में यूट्रीन एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रिपेयर करता है यूट्रस को फॉर इम्प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस प्रेगनेंसी। तो इस तरह से हमारी ये हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी गोनाड जीएनपी एक्सिस जो है वो काम करती है, और जैसे ही हमारे ब्लड में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाते हैं, तो ये ब्लड जो है उनको लेके जाता है पिट्यूटरी के पास, हाइपोथैलेमस के पास। ये दोनों सेंस करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ चुका है, तो वो जीएनआरएच को रोक देते हैं। जीएनआरएच आगे जाके एलएच और एफएसएच को रोक देता है, और इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो इस तरह से ये एक्सिस काम करती है, और इसका नेगेटिव फीडबैक भी काम करता है। मेल और फीमेल में अपना अपना काम करते हैं। तो इस तरह से हमने आपको बताया भी था ना स्टार्टिंग में कि ये सभी हार्मोन्स जो हैं इनके नाम आपको रट जाएंगे, आपके टिप्स पे आ जाएंगे। तो पहली वाली एक्सिस, दूसरे वाली एक्सिस, तीसरी वाली एक्सिस भी देख ली। अब चौथे वाली जो है वो है ग्रोथ हार्मोन्स की। ग्रोथ हार्मोन्स की एक्सिस कैसे काम करती है? हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन करता है, निकालता है, सिक्रीट करता है। वो जाता है पिट्यूटरी के पास, उसको बोलता है आप ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो। पिट्यूटरी फिर ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन जाते हैं हमारी बॉडी में और ग्रोथ इफेक्ट्स दिखाते हैं। क्या ग्रोथ इफेक्ट्स दिखाते हैं? ग्रोथ हार्मोन जो है बोन सेल्स की ग्रोथ करते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बड़ा करते हैं, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, डेवलप करते हैं, इम्यून सेल्स को डेवलप करते हैं। साथ ही ग्रोथ हार्मोन्स जो जाते हैं, क्योंकि हमारी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो एडिपोज सेल के पास जाते हैं उनको, और बोलते हैं कि फैट को ब्रेक डाउन करो ताकि ग्रोथ के लिए हमें ग्लूकोज मिल सके, फ्यूल मिल सके। साथ ही जो ग्रोथ हार्मोन है वो जाता है लीवर के पास, लीवर को भी बोलता है कि आप ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाओ, और ग्लूकोज हमें हेल्प करेगा। और एक और काम करता है लीवर में जाके, लीवर एक फैक्टर को रिलीज करता है IGF-1। आईजीएफ फैक्टर्स जो होते हैं वो भी हार्मोन्स की तरह ही काम करते हैं, तो आईजीएफ फैक्टर 1 भी जाता है, वो भी इन ग्रोथ जो ग्रोथ के इफेक्ट्स हैं इनको और बढ़ा देता है, और हमारी अच्छी ग्रोथ होती है। इस तरह से ग्रोथ हार्मोन काम करता है। और ये आईजीएफ फैक्टर जो है जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तो आईजीएफ फैक्टर जो है उसको सेंस करता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखता है कि ब्लड में आईजीएफ फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन, एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाता है, उसको बोलता है कि आप ग्रोथ हार्मोन को के रिलीज को या सिक्रेशन को थोड़ा कम कर दो, तो इस तरह से वो कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया ये सारे हार्मोन्स देख लिए, थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन की एक्सिस, प्रोलैक्टिन देख लिया, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीटीएच देख लिया, गोनाडोट्रोपिन का देख लिया हमने एलएच, ग्रोथ हार्मोन रेजिंग हार्मोन का देख लिया कैसे ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का भी देख लिया कि कैसे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाती है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को भी देख लिया कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन को कैसे कम करता है। ऑक्सीटोसिन भी देख लिया कि वो किस तरह से हमारे मिल्क इजेक्शन को इम्प्रूव करता है। और लास्ट में रह गया एक जो है वो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो यहाँ पे नाम ही दिख रहा है एंटी डाययूरेटिक। डाययूरेटिक होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ स्पोर्ट्स में कुछ लोग बैंड ड्रग्स यूज करते हैं जिनको डाययूरेटिक्स बोलते बोलते हैं। डाययूरेटिक्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, ब्लड को वाटर को बाहर निकालते हैं, जिससे हमारा वेट लॉस होता है। कुछ लोगों को जल्दी जल्दी वेट लॉस करना होता है तो वो डाययूरेटिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। एंटी डाययूरेटिक क्या हो गया? मतलब वाटर, डाययूरेटिक हो गया पानी को बाहर निकालना बॉडी से, एंटी डाययूरेटिक हो गया पानी को होल्ड करके रखना। तो जब हमारा बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस सेंस करता है, हाइपोथैलेमस फिर एंटी डाययूरेटिक एडीएच को रिलीज करता है। एडीएच जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, यहाँ पे स्टोर करके रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जब जरूरत होती है तो फिर उसको बॉडी में रिलीज करता है, और किडनीज के पास जाता है, किडनीज के पास जाके एंटी डाययूरेटिक किडनी को बोलता है कि आप क्या करो, आप सोडियम लेवल को कंट्रोल करो, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए और हमारा पानी जो है वो बॉडी के अंदर ही रुक जाए। इस तरह से ये सारे हार्मोन्स हमने कवर कर लिए हैं जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के साथ रिलेटेड है, और इसके साथ साथ हमने बॉडी के बहुत सारे ग्लैंड्स भी कवर कर लिए हैं। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे जो डायंसफेलॉन है इसमें दो नहीं तीन ग्लैंड्स हैं, एक तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है, तीसरा पीनल ग्लैंड भी था।
जो हमारा थोड़ा बैक साइड पे था। अब पीनल ग्लैंड का क्या काम होता है वो हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। पीनल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? हमने आपको बताया पीनल ग्लैंड इज़ स्मॉल पी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द डायन्सफेलन, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं। थर्ड आई जो बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, वो बॉडी क्लॉक भी बोलते हैं। हमें पता होता है हमें अपने आप ही सुबह चाहे आप बाहर निकलो, चाहे सूरज चढ़े या ना चढ़े, चाहे बादल हों, हमें नींद खुल जाती है। हमारा हार्ट रेट अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है, हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है, दिन में हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, रिएक्शन टाइम अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। और जैसे ही इवनिंग होती है, वैसे ही हमें नींद आना शुरू हो जाती है, हमारा बॉल मूवमेंट सप्रेस हो जाती है। इस तरह से डीपेस्ट स्लीप आती है, टेम्परेचर बॉडी का जो है वो कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली चल रही होती है हमारी बॉडी में। ये अपने आप ही बॉडी की क्लॉक सेट हो के रहती है। इस बॉडी क्लॉक को बोलते हैं सर्केडियन रिदम। इस सर्केडियन रिदम को कंट्रोल कौन करता है? इस सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है पीनल ग्लैंड। कैसे कंट्रोल करता है? पीनल ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज करता है, मेलाटोनिन। कब रिलीज करता है? जैसे ही हमारी बॉडी देखती है कि लाइट कम हो गई है, तो हमारी आंखें उसको देखती हैं, हमारी आंखें मैसेज पहुंचाती हैं हमारे ब्रेन के पास, हमारा ब्रेन मैसेज पहुंचाता है पीनल ग्लैंड के पास अंधेरा हो चुका है। तो पीनल ग्लैंड क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हमें नींद में डाल देता है। और जैसे ही हमारी आंखें देखती हैं कि अब लाइट आ रही है, जहाँ हमारी बॉडी सेंस करती है लाइट को, तो ब्रेन के पास पहुंचाती है और ब्रेन जो है मेलाटोनिन की सिक्रेशन को रोक देता है। जब मेलाटोनिन की सिक्रेशन को रोकती है तो हम उठ जाते हैं। तो इस तरह से स्लीप वॉक साइकिल जो है उसको भी कंट्रोल करता है हमारा पीनल ग्लैंड जो है, ठीक है, जो सर्केडियन रिदम में आता है। तो ये कैसे करता है? मेलाटोनिन हार्मोन से। मेलाटोनिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? पीनल ग्लैंड। अब यहाँ पे एक मेलाटोनिन है और आपने मेलानिन भी सुना हुआ है। मेलानिन और मेलाटोनिन दोनों एक जैसे नहीं है। मेलाटोनिन हार्मोन है, मेलानिन एक पिगमेंट होती है जो हमारी स्किन में होती है, जो हमारी स्किन को थोड़ा-सा डार्क कलर देती है ताकि हम यूवी रेज़ से बच सकें। तो आप मेलाटोनिन और मेलानिन में डिफ़रेंस समझ के रखना। मेलाटोनिन हार्मोन है, मेलानिन एक पिगमेंट है, स्किन की पिगमेंट। तो इस तरह से हमने क्या-क्या कर लिया है, हमने हेड के जो हार्मोन्स हैं वो भी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनल ग्लैंड को कवर कर लिया, थायराइड और पैराथायराइड को कवर कर लिया साथ-साथ में। अब आता है हमारे चेस्ट रीजन में एक ग्लैंड होता है जिसे थाइमस बोलते हैं, जो हमारी लंग्स के बिल्कुल सेंटर में होता है। और अगर साइड से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये थाइमस थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है? हमारे चेस्ट रीजन में सबसे आगे एक ब्रेस्ट बोन होती है जिसे स्टर्नम भी बोलते हैं। ठीक है, स्टर्नम के बिल्कुल नीचे होता है और हार्ट के ऊपर होता है ये, और साथ में हमारी लंग्स के बिल्कुल बीच में सेंटर में होता है। ये होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है? थाइमस ग्लैंड का काम होता है एक हार्मोन रिलीज करना जिसको थाइमोसिन ही बोलते हैं, थाइमोसिन। इस हार्मोन को जब ये रिलीज करता है तो ये हार्मोन बॉडी के क्या करता है, बॉडी में काम क्या करता है? इस हार्मोन का काम होता है टी सेल्स को मैच्योर करना। अब टी सेल्स क्या होते हैं? हमने आपको व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ाए थे जिसमें मोनोसाइड, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स पढ़ाए थे। लिम्फोसाइड में से एक टाइप होती है टी लिम्फोसाइड। टी लिम्फोसाइड बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है इम्यून सिस्टम का, इम्यून फंक्शन करता है। इन टी लिम्फोसाइड्स को मैच्योर करता है थाइमोसिन। थाइमोसिन इनको ट्रेन करता है, इनको ट्रेनिंग देता है, इनको तैयार करता है इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा ग्लैंड है और एक हार्मोन है जिसका छोटा सा एक फंक्शन आप याद रखना। थाइमोसिन जो है वो थाइमस ग्लैंड जो है वो थाइमोसिन को रिलीज करता है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है और उनको सिखाता है कि इम्यूनिटी कैसे करनी है हमने बॉडी में, उनको ट्रेनिंग देता है, ठीक है। और ये थाइमोसिन जो है ये बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए पुबर्टी के बाद इसकी फिजियोलॉजिकल इन्वोल्यूशन हो जाती है। इन्वोल्यूशन मतलब ये छोटा हो जाता है, थोड़ा साइज इसका कम हो जाता है और एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है इसकी आफ्टर पुबर्टी। ये बच्चों में ही ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। तो अब हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस कर लिया है। थाइमस के बाद आता है हमारा यहाँ पे एक ग्लैंड है पेंक्रियाज। एड्रीनल भी कवर कर लिए हमने, ओवरीज भी, टेस्टिकल्स भी कवर कर लिए। अब बच गया है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है आपको पता है इसकी लोकेशन सबसे पहले कहाँ है? पेंक्रियाज जो है हमारा जो स्टोमक होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये हमारा लीवर है। हमारे स्टोमक के बैक साइड पे पेंक्रियाज की लोकेशन होती है, जहाँ पे आपको दिख रहेगा कि ये पेंक्रियास जो है ये है पेंक्रियास। पेंक्रियास ग्लैंड जो है ये जुड़ा हुआ होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के साथ। पेंक्रियाज का एक फंक्शन होता है कि ये पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, दूसरा फंक्शन है ये हार्मोन्स भी बनाता है।
तो पेंक्रियाज डबल काम करता है, हार्मोन्स भी बनाता है और एंजाइम्स भी बनाता है, इसलिए पेंक्रियाज को क्या बोलते हैं, इट इज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन फंक्शन हो गया हार्मोन्स बनाना, एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया एंजाइम्स बनाना। कैसे बनाता है? पेंक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सेल्स ये आपको येलो कलर के दिख रहे हैं, ये एक्सोक्राइन सेल्स हैं जो एंजाइम्स बनाते हैं, इन सेल्स का नाम है एक्टिनार सेल्स। दूसरे ये ब्लू कलर के सेल्स हैं, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर के, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो फैले हुए होते हैं पूरे पेंक्रियाज में, ऐसे समुद्र में टापू होते हैं ना किसी किसी जगह पे, वैसे ये एक्टिनार्स सॉरी पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं, इनको पैंक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इसमें 3-4 सेल्स होते हैं। जो 3-4 सेल्स हैं ये अपने-अपने हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। कौन-कौन से सेल्स होते हैं हमारे उस पैंक्रियाटिक आइलेट्स में? एक अल्फा सेल होते हैं, एक बीटा सेल होते हैं, एक डेल्टा सेल होते हैं, एक पीपी सेल होते हैं। मेन हमारे ये 2 हैं, अल्फा और बीटा सेल। ये अल्फा और बीटा सेल जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, अल्फा सेल करता है ग्लूकागॉन को और बीटा सेल करता है इंसुलिन को, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इंसुलिन का क्या काम है? जब हमारे ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाए, मतलब ब्लड शुगर बढ़ जाए, आपने देखा ना शुगर के पेशेंट जो है वो इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन हार्मोन हमारी पैंक्रियाज भी रिलीज करता है। ब्लड शुगर जैसे ही बढ़ती है तो हमारा जो बीटा सेल्स है पैंक्रियाज के, पैंक्रियाटिक आइलेट्स के बीटा सेल्स, वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं। इंसुलिन जाता है लीवर के पास, लीवर को बोलता है कि आप ग्लाइकोजेनेसिस करो, मतलब ग्लाइकोजिन बनाओ, मतलब ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोजिन बना दो। ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को बंद कर दो, नया ग्लूकोज बनाना बंद कर दो, लिपोजेनेसिस को बंद कर दो, मतलब फैट को तोड़ना बंद कर दो जिससे ग्लूकोज बन रहा है। इससे ग्लूकोज, नया ग्लूकोज बनना बंद हो जाएगा, और ग्लाइकोजेनेसिस से जो ग्लूकोज ऑलरेडी ब्लड में है वो ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट हो जाएगा और लीवर में और मसल में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लड का ग्लूकोज कम हो जाएगा, ये इंसुलिन का काम होता है। वहीं जो अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागन बनाते हैं, ये कब बनाते हैं? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं, ब्लड शुगर ये तो उसको बढ़ाने का काम करता है ग्लूकागॉन। कैसे बढ़ाता है? ग्लूकागॉन भी लीवर के पास आता है और बोलता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस करो, मतलब ग्लाइकोजन है उसको तोड़ो, उससे ग्लूकोज बनाओ। साथ में हमारा फैट सेल्स को तोड़ के वहाँ से ग्लूकोज बनाओ जिससे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अल्फा सेल का जो ग्लूकागन हार्मोन है, ग्लूकागन हार्मोन ग्लूकोज को बढ़ाता है ब्लड में, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को कम करता है। ठीक है, ये मेन फंक्शन होता है पैंक्रियाटिक हार्मोन्स का। इसके साथ दो और हार्मोन्स हैं, दो अलग अलग सेल से बनते हैं। सोमेटोस्टैटिन जो है वो ग्लूकागन और इंसुलिन की सीक्रेशन को रेगुलेट करता है, और जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है वो पैंक्रियाज की एक्सोक्राइन फंक्शन को इनहिबिट करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन कौन करता है? ये हमारे जो एक्टिनार सेल्स थे, तो इनको इनहिबिट करता है जो एंजाइम्स बनाते हैं। तो चलो अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी ये हमारे इस एंड एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने ये मेन ग्लैंड्स हैं जिनका काम ही है हार्मोन्स बनाना, वो हमने कवर किए, साथ में पैंक्रियाज भी कवर कर लिया। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें बहुत, वो सेल, टिश्यू और ऑर्गन से बना होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स बना रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे सेल्स भी होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं। वो सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, ब्लड पंप करता है, किडनी एक ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करती है, स्टोमक और इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है जो डाइजेशन करते हैं, स्किन और एडिपोज टिश्यू, ये स्किन एक ऑर्गन है, एडिपोज टिश्यू सेल्स हैं। तो इनके अपने अपने स्पेशल काम हैं, लेकिन इन ऑर्गन्स में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका अपना अपना काम होता है। तो चलिए देखते हैं, अब हमने मेन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो तो कवर कर लिए हैं, साथ में अब ये भी देख लेते हैं कि कुछ सेल्स जो हैं वो कैसे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। सबसे पहले जैसे हार्ट है, हार्ट हार्मोन्स को रिलीज करता है। कब रिलीज करता है? जैसे ही हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो हार्ट की वाल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेच स्ट्रेच पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होता है तो ज़्यादा ब्लड आता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो हमारे हार्ट की वाल स्ट्रेच होती हैं। तो हार्ट जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे ANP बोलते हैं। वो ANP जाता है किडनी के पास, किडनी को बोलता है कि आप सोडियम जो है उसको
बॉडी से बाहर निकालो, एक्सक्रीशन शुरू कर दो। सोडियम बॉडी से बाहर निकलता है तो वाटर बॉडी से बाहर निकलता है, वाटर बॉडी से बाहर निकलता है तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जिससे हार्ट की वाल्व स्ट्रेच नहीं होती है तो हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। तो हार्ट ने अपनी सेफ्टी के लिए एक एएनपी हार्मोन रखा हुआ है जो रिलीज़ करता है। ठीक है? और ये हार्मोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो हमारा किडनी का, जो हमारे ग्लोमेरुलर सेल्स थे वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज कर रहे थे ना, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो सोडियम लेवल को बढ़ा रहे थे, बीपी को बढ़ा रहे थे, तो उनको भी रोक देता है ये। उनके अपोजिट काम करता है, रोकता नहीं, उनके अपोजिट काम करता है। और एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है उसको भी अपोजिट काम करता है। फिर बात करते हैं किडनीज की, तो किडनी का अपना एक स्पेशल काम होता है, लेकिन किडनी में कुछ सेल होते हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है, रेनिन। ये रेनिन जो हार्मोन जो है ये क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा सिकुड़ देता है, सिकुड़ने से उनका बीपी बढ़ जाता है। और हमारे जो एल्डोस्टीरोन है, एल्डोस्टीरोन और एडीएच, उसको उसकी सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है ये वाला, जो हमारा रेनिन है। ये लाइन नीचे आ गई, ये ऊपर आएगी, ठीक है। तो दो काम करता है, एक तो वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, दूसरा एल्डोस्टीरोन और एडीएच की रिलीज को भी रेनिन जो है वो स्टिमुलेट करता है, ताकि बॉडी एल्डोस्टीरोन को रिलीज करे, एडीएच को रिलीज करे, जिससे बीपी बढ़ जाए। दूसरी बात है कि जब हमारी किडनीज देखती हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है ब्लड में, तो वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं, एराइथोपोटिन। यहाँ पे एन आएगा इसलिए यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है लाइन नीचे, एराइथोपोटिन हार्मोन, ईपीओ। ईपीओ का काम क्या होता है, ईपीओ का काम होता है, ईपीओ जाता है रेड बोन मैरो के पास, उसको बोलता है ऑक्सीजन की कमी हो गई है, रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करो। ताकि रेड ब्लड सेल जितने ज़्यादा होंगे उतने रेड ब्लड सेल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास आएंगे और वहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन लाएंगे और ब्लड की ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। तो ये एराइथ्रोपोटिन हार्मोन जो है वो आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये भी किडनी से निकलता है। हार्ट का हार्मोन हो गया, किडनी का हार्मोन हो गया। अब स्टोमक की बात करते हैं, खाने की बात। तो जैसे सबसे पहले आप खाना नहीं खाया हुआ है, आपका स्टमक खाली है, एम्प्टी है, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी लो होगा। तो स्टमक को पता चल जाता है कि स्टमक एम्प्टी है, तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है, गर्लिन। गर्लिन हार्मोन जाता है हाइपोथैलेमस के पास, बोलता है कि स्टमक खाली है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, आप भूख लगने की, जो हंगर की एक हमें फीलिंग आती है कि हमें भूख लग रही है, उसको हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कर देता है। तो हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, हम खाना खाते हैं। साथ में एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद आता है कि आप ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो ताकि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए ब्लड में। तो इस तरह से गर्लिन जो है वो हमारे हमें भूख लगवाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाता है। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, खाना हमारे स्टोमक में एंटर करता है। जैसे ही खाना स्टोमक में एंटर करता है, स्टोमक को पता चल जाता है, स्टोमक एक और हार्मोन रिलीज करता है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जाता है स्टोमक की बॉल्स के पास और बोलता है कि खाना आ चुका है, आप गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रीट करो, जिसमें HCl भी होता है। तो वो खाने के साथ मिक्स होता है गैस्ट्रिक एसिड, और खाने को डाइजेस्टिबल बनाता है और अपना काम जो भी है वो करता है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि गैस्ट्रिक एसिड क्या काम करता है। ये स्टोमक के हार्मोन है। अब खाना मिक्स हो गया है गैस्ट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। खाना मिक्स होके गैस्ट्रिक एसिड के साथ स्टोमक से निकल के इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। जब ड्यूडेनम में वो एसिडिक खाना पहुंचता है, गैस्ट्रिक एसिड वाला खाना पहुंचता है, तो ड्यूडेनम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। ड्यूडेनम क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, सिक्रेटिन हार्मोन तो सबसे पहले जाता है स्टोमक के पास, उसको बोलता है कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन बंद कर दो, एसिड ज़्यादा हो रहा है खाने में। साथ में ही ये बोलता है कि आप अपनी मोटिलिटी बंद कर दो, मतलब आप अपनी जो खाना जो है कम कम खाना भेजो, आगे थोड़ा थोड़ा खाना भेजो, मूवमेंट कब कम कर दो, आप एक्टिविटी कम कर दो स्टोमक की। फिर सिक्रेटिन जाता है पेंक्रियाज के पास, उसको बोलता है कि एक एसिड वाला खाना आ गया है इंटेस्टाइन के अंदर, आप बाई कार्बोनेट आयन रिलीज करो, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करो, जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। फिर सिक्रेटिन जाता है हमारे लीवर के पास, बोलता है बाइल रिलीज करो, क्योंकि खाना आ चुका है, एसिडिक खाना आ चुका है हमारे इंटेस्टाइन में। तो बाइल आता है, बाइल भी एक बेसिक इन नेचर होता है, वो भी इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इस तरह से खाना जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, स्टोमक का एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, खाना डाइजेशन शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये सारा कुछ हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब प्रॉपर फूड आ गया जिसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इंटेस्टाइन एक हार्मोन रिलीज करती है, सेरोटोनिन।
सेरोटोनिन जाता है स्मूथ मसल्स के पास स्मॉल इंटेस्टाइन के, बोलता है आप कॉन्ट्रैक्शन करो, खाने को आगे मूव करो, पेरिस्टालिसिस करो, मिक्स करो जिससे खाना डाइजेस्ट हो सके। और जब खाना डाइजेस्ट होता है तो ये ब्लड वेसल्स के पास जाता है सेरोटोनिन, और बोलता है कि आप एब्जॉर्प्शन शुरू कर दो, आप न्यूट्रिएंट्स आना शुरू हो गए हैं, आप एब्जॉर्ब करो। तो इस तरह से ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं। अब हमने खाना खा लिया, हमने न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्ब कर लिए, हमने ज़्यादा ग्लूकोज़ अब्ज़ॉर्ब कर लिया, अब वो ग्लूकोज़ स्टोर हो जाता है फ़ैट में। फ़ैट के फ़ैट के शेप में एडिपोज़ टिश्यू में स्टोर हो जाता है। तो जब एडिपोज़ टिश्यू में ज़्यादा फ़ैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, तो एडिपोज़ टिश्यू भी डर जाते हैं। वो बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा फ़ैट हो गया है, तो वो लेप्टिन हार्मोन को रिलीज़ करती है। लेप्टिन हार्मोन जाता है हाइपोथैलेमस के पास, उसको बोलता है कि बहुत सारा फैट स्टोर हो रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, आप हंगर को सप्रेस कर दो, अभी हमें भूख नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि भूख लगेगी, ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा ग्लूकोज आएगा, ज़्यादा ग्लूकोज आएगा, ज़्यादा फैट बनेगा तो एडिपोज टिश्यू ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो सप्रेस कर देता है हंगर को, लेप्टिन जाके, ये एडिपोज टिश्यू से हार्मोन निकलता है। और साथ में एनर्जी एक्सपेंडिचर को भी ये हार्मोन बढ़ा देता है, ताकि हमारी बॉडी में जो स्टोर फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाए। ये सारा कुछ खाने के साथ ही जुड़ा है। उसके बाद लास्ट में एक है स्किन के एपिथेलियल सेल्स होते हैं। स्किन में कुछ सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, वो भी एक, वो उनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, जब सूरज की लाइट पड़ती है हमारे ऊपर, तो वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको कॉलकैल्सिफेरोल बोलते हैं। कॉलकैल्सिफेरोल हार्मोन एक प्रीकर्सर होता है, आगे जाके जब लीवर में पहुँचता है या किडनी में पहुँचता है, वहाँ पे ये D3 बन जाता है, कैल्सिफेरोल बन जाता है। विटामिन D3 बन जाता है। और इस विटामिन D3 का काम क्या होता है? विटामिन D3 का काम होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन में जाके विटामिन डी बोलती है कि कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करो। जब कैल्शियम और फॉस्फेट एब्जॉर्ब होगा तो उससे बोन की मिनरलाइजेशन होगी, बोन स्ट्रांग होंगी। इसलिए हम बोलते हैं कि धूप में बैठने से बोन स्ट्रांग होती है, क्योंकि धूप में बैठने से कोल कैल्सिफेरोल निकलता है, कोल कैल्सिफेरोल लीवर के पास जाता है और किडनी के पास जाता है, वहाँ पे विटामिन D3 बनता है। विटामिन D3 इंटेस्टाइन के पास जाती है, उसको बोलती है कैल्शियम और फॉस्फेट को अब्जॉर्ब करो। अब्जॉर्ब करके फिर बोन्स के पास उसको पहुँच जाती है, और बोन्स स्ट्रांग हो जाती हैं हमारी, इसलिए धूप में रहने से बोन्स स्ट्रांग होती हैं। ये थे हमारे कुछ हार्मोन्स जो हमने हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से बनते हैं। पर्टिकुलर कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन इनके सेल्स जो हैं वो हार्मोन्स बनाते हैं और उनके फंक्शंस हमने देखे। इसी के साथ साथ हमने बाकी वाले ग्लैंड्स के हार्मोन्स और उनके फंक्शंस भी देख लिए, जिनकी मैंने यहाँ पे एक टेबल भी बनाया हुआ है। ये पहले वाला जो एक्सिस था हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, उसके बाद ज़्यादा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनैड्स के एक्सिस जो थी। फिर हमने ग्रोथ हार्मोन्स का के बारे में पढ़ा, फिर उसकी इनहिबिटेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसकी इनहिबिटेशन कैसे होती है, ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है, एडीएच जो है वो कैसे काम करता है। फिर हमने पीनल ग्लैंड का देखा कि कैसे मेलाटोनिन जो है सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड कैसे T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करता है जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। कैल्सीटोनिन कैसे कैल्शियम को लेवल को कम करता है, और पैराथायराइड हार्मोन पैराथ्रोमोन जो है वो कैल्शियम लेवल को अप करता है। दोनों आपस एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। फिर हमने पैंक्रियास का देखा कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन कैसे काम करते हैं, और सोमेटोस्टेसिन कैसे कैसे काम करता है। उसके बाद हमने किडनीज का देखा, जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उसमें एल्डोस्टेरोन्स, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन्स और ये स्ट्रेस हार्मोन्स एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन, एड्रेनालाइन एंड नॉरएड्रेनालाइन, ये कैसे काम करते हैं फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में। फिर हमने ओवरीज और टेस्टिस के हार्मोन्स को स्टडी किया, और इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है वो कवर हो गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सिर्फ ऑर्गन्स नहीं आते हैं इसमें, सेल्स भी आते हैं, टिश्यूज भी आते हैं, जो हमने लास्ट में पढ़े थे। एंडोक्राइन सिस्टम एक नेटवर्क है सेल्स का, टिश्यूज का और ऑर्गन्स का। ये नेटवर्क क्या करता है, ये ऑर्गन्स टिश्यूज और सेल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ये केमिकल्स ब्लड में जाते हैं और हमारी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करते हैं बाकी अदर सेल्स को, और उनको कंट्रोल करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी फंक्शंस को हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिलके, ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टैसिस जो है मेंटेन रह सके। तो इस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये था